हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस चैनल पे अपने एक आंसर राइटिंग कोर्स चला रहा हूँ, जिसमें दो कोर्सेज हैं। एक आपका 399 यानी कि 400 रुपीज़ का है और दूसरा 599 यानी 600 रुपीज़ का है। तो 399 में मैं आपको 8 मॉडल आंसर प्रोवाइड करता हूँ और आपकी प्रैक्टिस करवाता हूँ आंसर राइटिंग की। और जो आपका 599 का प्लान है उसमें 8 मॉडल आंसर प्रोवाइड करता हूँ, 4 आपके आंसर चेक करता हूँ और 4 ऐसे टॉपिक जो इकोनॉमिक सर्वे या फिर ऐसी इंपॉर्टेंट जगह से होते हैं उनको आपको प्रिपेयर करके देता हूँ, जिससे कि आपको अपनी प्रिपरेशन में मदद मिले। तो इस तरह से अगर आप मेरे साथ एक साल जुड़े रहेंगे तो लगभग आपको 48 ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे और जो जनरली आपको कहीं नहीं मिलते हैं। प्लस देखिए, जब आप मेंस वगैरह के एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता है कि जो आंसर राइटिंग होती है वही मेन होती है, यानी कि आपको कितना भी अच्छा आता हो, अगर आप अच्छे से आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं तो आपके मार्क्स कम आते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है। आप में से जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आप आ सकते हैं। जो पीडीएफ वगैरह है वो वहाँ पे अवेलेबल है, यानी जो अभी आप वीडियो पढ़ने वाले हैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जो कोहरा पड़ता है या जिसे हम लोग फॉग कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, वैसे तो कोहरा बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जब आप ऑप्शनल की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाता है, काफ़ी लेंथी हो जाता है। तो इसको हम लोग 2-3 वीडियोज़ में, आने वाले 2-3 वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, कोहरा है क्या, पहले यहाँ से शुरू करते हैं। वायुमंडल के जल के अथवा कभी कभी तापमान के हिमांक के नीचे होने पर हिम के असंख्य सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के कारण पारदर्शिता का 1 किलोमीटर से कम हो जाना। इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, ये मान लीजिए हमारा एटमॉस्फेयर है। इसमें क्या हुआ है कि किसी वजह से जो टेम्परेचर है वो बहुत गिर गया है। जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो क्या होगा कि जो जल की बूंदें हैं वो कह लीजिए कि घनी घनी सी हो जाएंगी। और अगर टेम्परेचर बहुत कम है, यानी कि अगर टेम्परेचर बहुत 0 डिग्री से भी कम चला जाता है, तो क्या होगा, हिमांक के जब नीचे चला जाएगा, 0 डिग्री के नीचे चला जाएगा, तो ये जो पानी है ये छोटी छोटी बर्फ की बूंदों के रूप में बन जाएगा, या हिम की कह लीजिए छोटे छोटे कणों के रूप में बन जाएगा। अच्छा, जब ये इस तरह से बन जाएगा तो क्या होगा कि अब हमें आर पार नहीं दिखाई देगा, यानी कि इन कणों के दूसरी ओर क्या है वो नहीं दिखाई देगा, तो विजिबिलिटी कम हो जाएगी। तो यही कोहरे में होता है कि जो 1 किलोमीटर की दूरी है वहाँ तक का कुछ नहीं दिखाई देता, यानी कि जो विजिबिलिटी है वो 1 किलोमीटर से भी कम हो जाती है। हम लोग ज़्यादा कह लीजिए थोड़ी सी दूर आगे का भी देख नहीं पाते हैं, तो इस चीज़ को कोहरा कहते हैं। अब देखिए, कोहरा पड़ने की कंडीशन क्या है। अच्छा, बनता कैसे ये समझ लें तो कंडीशन तुरंत समझ में आ जाएगी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था। देखिए, मान लीजिए ये हमारी अर्थ की सरफेस है। अब इसके पास में कुछ हवा होगी, ये मान लेते हैं कि हमारी हवा है। अब अगर ये जो हवा है किसी भी वजह से बहुत ठंडी हो जाए, यानी कि ये बहुत कूल हो जाए, ठंडी हो जाए, तो इससे क्या होगा, ये हवा ठंडी हो गई हमारी। अब ठंडी हवा में जो ह्यूमिडिटी थी, यानी कि जो आर्द्रता थी, उसमें कंडेंसेशन यानी कि संघनन होने लगेगा। देखिए, एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए। अब कंडेंसेशन है अपने आप में एक वीडियो है, तो इसको मैं यहाँ पे आपको नहीं बता पाऊँगा। आप पहले का वीडियो देखेंगे अगर तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कंडेंसेशन क्यों होने लगता है ह्यूमिडिटी की वजह से। तो क्या हुआ, क्योंकि इस एयर में जो ठंडी हो गई ह्यूमिडिटी थी, और ये ह्यूमिडिटी का क्या हुआ, कंडेंसेशन हो गया, और कंडेंसेशन से क्या बन गया, फॉग बन गया। अब देखिए, हम लोग जबकि ये समझ गए कि ये बनता कैसे है फॉग, तो बहुत ही इजीली है ये समझना कि कौन सी कंडीशन होना चाहिए। पहली चीज़ है लो टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर कम होना चाहिए। अब देखिए, ये टेम्परेचर किसका कम होना चाहिए, एयर का। तो टेम्परेचर कम हो कैसे सकता है। अब देखिए, मान लीजिए जो यहाँ पे एयर है, इसके नीचे की जो सरफेस है, यानी कि जो पृथ्वी की सतह है, ये मान लीजिए ये वाली सतह बहुत ठंडी है, तो लगी हुई इससे जो हवा है ये भी ठंडी हो जाएगी। इस तरह से टेम्परेचर एयर का कम हो सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि आसपास की कोई जो कूल एयर है वो आके इसमें मिक्स हो जाए, यानी कि इस वाली एयर में कूल एयर आके मिक्स हो जाए, तो जो एयर का टेम्परेचर है वो गिर जाएगा। इसके साथ ही देखिए, एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि जब हवा में एक्सपेंशन होता है, यानी कि हवा का जब फैलाव होता है, तो उसके टेम्परेचर में कमी आती है। तो एक्सपेंशन से क्या होगा, एयर के एक्सपेंशन से उसका जो टेम्परेचर है वो कम होने लगेगा। हम लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन वगैरह पढ़ा है, आपको अगर याद होगा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा वगैरह। तो उन सब कारणों से हवा के एक्सपेंशन से भी टेम्परेचर में कमी आती है।
तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिनसे टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जब टेम्परेचर कम होगा तो तो जो आपका फॉग है वो बनेगा। अच्छा देखिए, इसके साथ ही एक चीज़ और हो सकती है, दूसरी कंडीशन, हवा में यानी एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा वेपर का आ जाना, यानी कि अतिरिक्त जलवाष्प का आ जाना। यानी मान लीजिए यहाँ पे एक हवा है, इसमें जो हमारी नदियाँ हैं या जो हमारे महासागर हैं, झीलें हैं, वहाँ से मान लीजिए इसमें कुछ जलवाष्प आ जाती है, हवा में जलवाष्प एक्स्ट्रा आ जाती है। तो अब ऐसे में क्या होगा, एक तो हवा संतृप्त हो जाएगी, यानी कि सैचुरेटेड हो जाएगी। सैचुरेटेड का मतलब ही यही होता है कि हवा की जितनी कैपेसिटी है उतना जो हवा है, हवा के पास उतना कह लीजिए कि आर्द्रता या ह्यूमिडिटी हो जाए जितनी उसकी कैपेसिटी है, तो इसे कहते हैं सैचुरेटेड। तो एक तो एयर अपने सैचुरेशन पॉइंट के पास में पहुंच जाएगी, और दूसरा जब ह्यूमिडिटी एयर के पास खूब होगी तो वो ह्यूमिडिटी फॉग को बनाने में मदद भी करेगी। तो इसलिए जो एक्स्ट्रा वेपर है वो भी हेल्प करती है फॉग के निर्माण में। अब देखिए, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन और फॉग का क्या लेना देना है, यानी कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फॉग से किस प्रकार संबंधित है, इस चीज़ को भी बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे। देखिए क्या होता है कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो जलग्राही नाभिक होते हैं, यानी कि एक न्यूक्ली होते हैं जिन्हें हाइड्रो करके कहते हैं, हाइड्रो करके न्यूक्ली होते हैं ये, या फिर जलग्राही जो नाभिक होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है कि संघनन की क्रिया होती है, यानी कि कंडेंसेशन या संघनन कहाँ होता है, इन न्यूक्ली या जलग्राही नाभिकों के ऊपर। और जब पॉल्यूशन होता है तो ये अवेलेबल हो जाते हैं, यानी कि आपके ये जो जलग्राही नाभिक या न्यूक्ली हैं ये अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनके ऊपर कंडेंसेशन हो जाता है। जब कंडेंसेशन हो जाता है, ये क्योंकि न्यूक्ली अवेलेबल है और इनके ऊपर कंडेंसेशन हो जाएगा, तो फॉग का निर्माण हो जाता है। इसीलिए देखिए क्या होता है, अगर आर्द्रता कुछ कम भी हो, यानी कि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है अगर वो कम भी हो, मान लीजिए जो एयर है वो हमारी अभी सैचुरेटेड नहीं हुई है, यानी कि हवा की जितनी कैपेसिटी है उससे उसके पास कुछ कम, कह लीजिए कि उससे उसके पास कुछ कम अभी आर्द्रता है या कम ह्यूमिडिटी है, मान लीजिए 100 चाहिए, अभी केवल 70 है, तो भी जो हमारी हवा है वो कह लीजिए उसमें कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, या एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा। यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कम होने के बावजूद 70% से जहाँ थोड़ी सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वैसे ही कंडेंसेशन या फिर संघनन शुरू हो जाता है। और ये संघनन क्यों शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्ली हैं, जलग्राही जो नाभिक हैं वो मिल जाते हैं। तो कोई रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो, इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, इसके बाद इसका हम लोगों को क्लासिफिकेशन देखना है, यानी फॉग का क्लासिफिकेशन देखना है। अब इसमें दो प्रमुख तरह के कह लीजिए कि क्लासिफिकेशन होते हैं, और फिर इनके सब पार्ट्स होते हैं, यानी कि ये मेन पार्ट हो गए और फिर इसके अंदर भी सब पार्ट्स आएंगे। तो जो इनके सब पार्ट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे, पहले हम लोग समझ लेते हैं मेन क्लासिफिकेशन क्या है। तो पार्ट ए में आता है एयर मास फॉग। एयर मास फॉग की हिंदी होती है अंतः वायुराशीय कोहरा, और दूसरा होता है फ्रंटल फॉग या फिर वाताग्री कोहरा। तो पहले हम लोग एयर मास फॉग से शुरू करेंगे और इसके कौन से अलग अलग प्रकार होते हैं या कैसे कैसे ये बनता है उसको देखेंगे। तो एयर मास फॉग की हिंदी क्या है, अंतः वायुराशि कोहरा। और देखिए, अब जब इसके नाम में ही वायु राशि है तो जाहिर सी बात है ये एयर मास या वायु राशि से ही उत्पन्न होगा, एयर मास से ही ये इसका ओरिजिन होगा एयर मास फॉग का। अब इसके टाइप देख रहे हैं, देखिए अब हम लोग किसके टाइप देख रहे हैं, एयर मास फॉग के टाइप देख रहे हैं। तो पहला हो सकता है कि विकिरण जनित, यानी कि ड्यू टू रेडिएशन अगर ये बन रहा है, जो रेडिएशन होता है अर्थ से उसकी वजह से फॉग बन रहा है। तो देखिए, अगर इस तरह का कोहरा बनना है, यानी कि इस तरह का फॉग बनना है जो कि विकिरण जनित होता है। विकिरण क्या होता है, दिन में अर्थ को एनर्जी मिलती है सन से, जिसे हम लोग इंसोलेशन या सूर्य तप कहते हैं, रात में ये वापस अंतरिक्ष में चली जाती है। इसी को हम लोग प्रोसेस को विकिरण कहते हैं, जिसमें ये पूरी एनर्जी रात में वापस चली जाती है, या रेडिएशन कहते हैं। तो रेडिएशन के वजह से कोहरा कैसे बनेगा, देखिए हमारी अगर अर्थ की सरफेस जो है, अगर रेडिएशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा तो हमारी अर्थ की जो सरफेस या पृथ्वी की जो सतह है वो ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी तो इसके पास की जो एयर है वो भी ठंडी हो जाएगी। अब जब एयर ठंडी हो जाएगी तो इसमें जो एयर में जो कह लीजिए नमी है, आर्द्रता है या ह्यूमिडिटी है, उसमें कंडेंसेशन चालू हो जाएगा, यानी कि उसका कंडेंसेशन हो जाएगा या संघनन हो जाएगा और कोहरे का निर्माण हो जाएगा। तो इसलिए देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे विकिरण जनित कोहरा बनने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए ये समझते हैं। एक तो रात का लंबा होना जरूरी है, यानी कि अर्थ की जो सरफेस दिन भर में गर्म हुई है
वो सारी की सारी जो हीट है, अगर रात लंबी होगी तो सारी की सारी हीट अंतरिक्ष में चली जाएगी और अर्थ की सरफेस जो है, पृथ्वी की जो सतह है, बहुत ठंडी हो जाएगी। दिन में बादल हो और रात में स्वच्छ आकाश हो, बहुत ही अच्छी कंडीशन रहेगी। देखिए, दिन में बादल है मतलब ज़्यादा धूप हमारे पास नहीं आ पाई, तो पृथ्वी ज़्यादा गर्म नहीं है। रात में क्या है, बादल नहीं है, यानी कि आसमान खुला है। तो जब आसमान खुला है तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी रेडिएशन है सब वापस अंतरिक्ष में चला जाएगा, बादल इसे रोक नहीं पाएंगे। तो आने वाली गर्मी को रोक लिया गया और जाने वाली गर्मी आराम से चली गई। पृथ्वी बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, जो सतह है वो ठंडी हो जाएगी और विकिरण जनित कोहरा बन जाएगा। अधिक आपेक्षिक आर्द्रता, जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी, हमारा जो कोहरा है वो भी उतना घना होगा, क्योंकि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसी की वजह से कंडेंसेशन होता है। यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा होती है तभी कंडेंसेशन या संघनन होता है। आपेक्षिक आर्द्रता जब ज़्यादा होती है तभी संघनन होता है और उसी से कोहरे का निर्माण होता है। तो अधिक आपेक्षिक आर्द्रता भी अच्छी रहेगी। फिर तापमान व्युत्क्रमणता, यानी कि पृथ्वी की सतह के पास की जो हवा है, अगर वो ठंडी है और ऊपर की हवा गर्म है, तो ये कंडीशन भी, यानी पृथ्वी के पास की ठंडी हवा जो है, ये कंडीशन भी हेल्प करती है विकिरण जनित कोहरे के निर्माण में। अब देखिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रेडिएशन वाला ये कोहरा बनता कैसे है। तो सरफेस जो है कूल हो चुकी है रेडिएशन की वजह से, यानी कि मान लीजिए सारी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही हैं, जो अभी हम लोगों ने पीछे कंडीशन देखी, मान लीजिए वो सभी कंडीशन मिल रही हैं। इस वजह से क्या हुआ, हमारी जो पृथ्वी की सतह है वो ठंडी हो गई। अब इससे क्या होगा, जो ऊपर की हवा है ये भी ठंडी होगी। अच्छा, जब ये हवा ठंडी होगी तो क्या होगा कि इसका जो ड्यू पॉइंट है उससे ज़्यादा ये ठंडी हवा हो जाएगी। अच्छा, ड्यू पॉइंट क्या होता है, ये चीज़ एक बार रिवाइज कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। देखिए, एक मान लीजिए हवा है जो, चलिए मान लेते हैं एक हवा है 40 डिग्री सेल्सियस पर, इसके पास मान लीजिए इसकी जो कैपेसिटी है वो 100 है। यानी कि जैसे कि आपकी देखिए खाने की कुछ कैपेसिटी होती है, तो मान लीजिए कि एक निश्चित टाइम पर आपकी जो खाने की कैपेसिटी है वो 2 kg है, यानी 2 kg का फूड जो है आप ख़त्म कर देंगे। तो वैसे ही एयर की जो अपने अंदर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ह्यूमिडिटी को होल्ड करने की या आर्द्रता को अपने अंदर इकट्ठा रखने की जो मैक्सिमम क्षमता है, यानी इससे ज़्यादा आर्द्रता ये नहीं रख सकती है, वो मान लेते हैं 100 है। तो 40 डिग्री सेल्सियस पे ये मैक्सिमम 100 आर्द्रता अपने अंदर रख सकती है एयर, मान लीजिए। अब देखिए होता क्या है, हवा जितनी ज़्यादा गर्म होगी उतनी उसकी क्षमता बढ़ती जाएगी। यानी कि जैसे कि आप जितनी एक्सरसाइज करें आपकी डाइट उतनी बढ़ती जाएगी, तो वैसे ही हवा जितना ज़्यादा गर्म होगी उसकी ह्यूमिडिटी को होल्ड करने की या आर्द्रता को होल्ड करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस पे हो सकता है हवा जो है 120 पॉइंट की आर्द्रता अपने अंदर रख सके, यानी कि और ज़्यादा आर्द्रता को अपने अंदर रख सके। तो इसका उल्टा भी होगा, जब हवा ठंडी होगी, मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस पे आएगी, तो अब इसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। जैसे कि अगर आप एकदम सुस्त हो जाएं तो फिर आपकी डाइट भी कम होने लगती है। तो हवा की भी एक तरह से डाइट कम हो जाएगी, अभी अपने अंदर कम ह्यूमिडिटी रख पाएगी। तो 30 डिग्री सेल्सियस पे मान लीजिए इसकी क्षमता रह जाती है 70। तो अब ऐसे में क्या होगा, देखिए इस हवा ठंडी हुई, इसके अंदर से ह्यूमिडिटी या आर्द्रता तो कम हुई नहीं। आर्द्रता कितनी थी पहले, 100 थी, अभी भी कितनी है, 100 है। लेकिन इसके पास रखने की क्षमता कितनी रह गई, 70 की। तो यानी कि 30 पॉइंट की इसके पास अतिरिक्त आर्द्रता हो गई ना। आर्द्रता तो 100 की 100 रही, लेकिन क्षमता 70 की रह गई। जैसे कोई 100 किलो पहले वजन उठा पाता था, अब 70 किलो का ही उठा सकता है, लेकिन जो उसके ऊपर वजन है वो अभी भी 100 किलो है। तो 30 किलो का अतिरिक्त वजन हो गया। अब ये जो अतिरिक्त ह्यूमिडिटी है एयर में, जो ह्यूमिडिटी एक्स्ट्रा हो गई एयर में, ये क्या होगा, इसका कंडेंसेशन हो जाएगा और ये फॉग में बदल जाएगी। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जब वायु ओसांग से नीचे शीतल हो जाती है, यानी कि उस टेम्परेचर से जिसके ऊपर एयर सैचुरेटेड हुई है, जिसके ऊपर हवा में कैपेसिटी पूरी हो गई है अपने अंदर आर्द्रता ग्रहण करने की, जब हवा उससे नीचे टेम्परेचर पे जाती है तो इससे क्या होगा, कंडेंसेशन चालू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यही वाली प्रक्रिया, टेम्परेचर कम हो गया, आर्द्रता उतनी ही है, तो इसलिए अब कंडेंसेशन चालू हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा इसके पास कह लीजिए ह्यूमिडिटी या आर्द्रता बची हुई है उसका कंडेंसेशन होगा, यानी जलग्राही नाभिकों पे संघनन क्रिया चालू हो जाएगी। कंडेंसेशन ऑन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली। अब इससे क्या होगा, देखिए कोहरे का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, अगर कहीं दिन में बारिश हो गई है तो और भी अच्छा है, क्योंकि आर्द्रता या ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी बारिश की वजह से।
ह्यूमिडिटी बढ़ जाने से या आर्द्रता के बढ़ जाने से क्या होगा, और भी ज़्यादा कोहरा बन जाएगा। और अगर स्लो विंड या कह लीजिए अगर नहीं बल्कि स्लो विंड होना चाहिए, क्योंकि जो एयर मास है वो पूरा का पूरा ठंडा हो सके, यानी कि जो ठंडी हवा है वो ऊपर तक पहुंच सके और ऊपर तक के पूरे एयर मास को, जो यहाँ पे पूरा का पूरा एयर मास है वो ठंडा हो सके, इसके लिए स्लो विंड होना चाहिए। अब ये देखिए इस तरह का कहाँ पे फॉग दिखाई देता है जो रेडिएशन वाला होता है, पर्वतीय क्षेत्रों की घाटियों में यानी वैलीज में दिखता है, महाद्वीपों पे जहाँ पर प्रकृति चक्रवातीय दशाएं यानी एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस जहाँ बन जाती हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स पे, वहाँ भी आपको ये दिखाई देगा जो हमारा फॉग है इस तरह का विकिरण वाला या रेडिएशन वाला। अच्छा, ये जो है केवल जमीनी क्षेत्र में बनता है रेडिएशन वाला फॉग, क्योंकि जो समुद्र है वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। अच्छा, इसी का रेडिएशन फॉग में ही एक फॉग आता है इन्वर्जन फॉग, ये रेडिएशन फॉग का ही एक प्रकार है। क्या होता है, ये थोड़ा सा ऊंचाई पे बनता है, यानी कि सरफेस से लगभग 100 मीटर से 600 मीटर की ऊंचाई पे ये देखा जाता है। ये देखिए कॉन्टिन्यू रेडिएशन की वजह से बनता है, यानी कि लगातार कई दिनों से क्या हो रहा है कि पृथ्वी को जो विकिरण मिल रहा है या फिर कह लीजिए पृथ्वी को जो सूर्य से ऊष्मा मिल रही है वो कम है, और पृथ्वी पर लगातार काफ़ी टाइम से जो ऊष्मा बाहर जा रही है वो ज़्यादा है। तो ऐसे में क्या होता है कि ये इन्वर्जन फॉग बन जाता है, और ख़ासकर ये विंटर सीजन में बनता है। तो ये आपका एक जो रेडिएशन फॉग है उसका टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।